हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। ठीक है, हम लोग अपना कॉम्प्रिहेंशन से आगे का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन मॉड्यूल्स का और लिमिट सेक्शन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें क्या है कि पहले आपको लिमिट तो निकालनी ही है, लेकिन लिमिट के पहले किस चीज़ की लिमिट निकालनी है वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसने कहा है कि आपको पी ए की लिमिट फाइंड आउट करनी है व्हेन दिस थीटा टेंड्स टू 0। ठीक है, 0 प्लस। ठीक है, ओके, तो पी ए के बारे में बात अगर हम करें तो हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं क्या? ये आपका डी पॉइंट था, इसको हम कोरिलेट कैसे कर सकते हैं? पी ए को अगर देखा जाए ट्रायंगल पीडीसी और पीएबी सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, पीडीसी और पीएबी। ठीक है, तो ट्रायंगल आपका पीडीसी और पीएबी ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, है ना। अगर देखा जाए तो अब हमारे पास हमें कोई लेंथ वगैरह के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या कहा जा सकता है इसके बेसिस पे कि यहाँ से आपने ए बी उठा लिया और यहाँ से आपने डी सी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग आपने ले लिया पी ए और डी सी के करस्पॉन्डिंग आपने ले लिया पी डी। ठीक है, आपको निकालना किसका था? निकालना है आपको पी ए के लिए, तो पहले तो पी ए की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे जो ए बी की लेंथ है वो आर के सी के बराबर दी गई है, तो ए बी लिखें या आर के सी, है ना। तो आर के सी कितना होगा? ये वाली आर्क है ना, आर के ए सी। ठीक है, जो यहाँ थीटा सबटेंड कर रही है। ठीक है, तो आर इंटू थीटा ही होगा ना, ए बी लिखो चाहे ए सी लिखो। ठीक है, और ए सी आर्क की लेंथ कितनी होगी? आर इंटू थीटा। आर कितना है? 1 इंटू थीटा। तो यहाँ पे कितना आ गया? थीटा आ गया। ए बी इज इक्वल टू आर के सी। आर के सी की लेंथ कितनी है? थीटा। पी ए और पी डी, तो पी डी को मैं क्या लिख सकता हूं? पी डी, है ना। तो पी डी को हमने ऐसे लिख दिया पी ए और माइनस ए डी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, पी ए माइनस ए डी। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं कि करके ए डी का क्या करें। ए डी पे ही बताया जा सकता है ना, ये पूरी लेंथ आपकी 1 थी, यहाँ हमने cos थीटा sin थीटा मेंशन कर रखा है, मतलब ओडी लेंथ कितनी थी? cos थीटा। इसका मतलब एडी लेंथ कितनी बची? ऐसे देखिए कि ओ ए लेंथ है 1, ओडी लेंथ है cos थीटा, तो एडी लेंथ कितनी बची आपके पास? 1 माइनस cos थीटा। तो दिस इज 1 माइनस cos थीटा, है ना। अब आप यहाँ से पी ए निकाल लो, तो पी ए इंटू थीटा इज इक्वल टू पी ए इंटू थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा इंटू थीटा इज इक्वल टू पी ए साइन थीटा। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू यहाँ से निकल आई। पी ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? थीटा माइनस साइन थीटा एक साइड हो जाएगा, थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, है ना, थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से थीटा 1 माइनस cos थीटा को क्या चाहिए होता है? थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इस थीटा स्क्वायर से आपसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, नीचे थीटा माइनस साइन थीटा। तो दिस इज हाफ, है ना, ये पार्ट इंटू थीटा क्यूब अपॉन थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपने निकाल भी रखा होगा, पहले भी एक्सपेंशन से निकालते हैं। साइन थीटा को रख दिया आपने, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। यहाँ से आप इसका लिमिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपन इसी का सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड यहाँ पे एक चीज थी, ये क्यू जो पॉइंट है वो पी ए के एक्सटेंडेड पोर्शन पे है, तो ये आपका पॉइंट हो गया क्यू, है ना। क्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर रहा था, इट इज नॉट हियर, इट इज बेसिकली हियर। तो सी पी क्यू का आपको एरिया निकालना है। तो सी पी क्यू के एरिया में अपन क्या बोल सकते हैं? अपन बोल सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल सी पी क्यू कैन बी रिटन एज हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपका क्या है? पी क्यू है ना, और इंटू हाइट कितनी है? हाइट ये है आपकी सी डी। सी डी की लेंथ पता थी आपको, सी डी कितना था? साइन थीटा था। तो हाफ पी क्यू को आप क्या लिखोगे? तो पी क्यू के लिए अपन बोल सकते हैं कि चलो ये पोर्शन तो आपका 1 हो गया, सॉरी पी ए पोर्शन, है ना। पी ए पोर्शन तो आपको पता है, पी ए पोर्शन आपने लिख लिया है, तो ए क्यू और चाहिए, तो इसको लिखा जा सकता है पी ए प्लस ए क्यू इंटू सी डी, है ना। सी डी को भी साइन थीटा ही बोल देता हूं। ठीक है, हाफ पी ए कितना है? पी ए आपने निकाला था, ये रहा, थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा अपॉन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ए क्यू। ए क्यू का मतलब हो गया ये वाली लेंथ,
ठीक है, अब इसके लिए कैसे निकाले, तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री और ये लेंथ कितनी है 1 के बराबर है। तो अगर ये 1 है तो ट्रायंगल OCQ को अगर हम फोकस करें, ठीक है, तो 1/OQ, ठीक है ना, ये थीटा है, यहाँ 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ऐसा हो गया ना ये कि OQ/1 इज सेक थीटा, है कि नहीं है, OQ/1 इज सेक थीटा, तो OQ इज सेक थीटा, ठीक है। निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे आप देखो इस ट्रायंगल में ये 1 है, ये OQ है, वो थीटा है, तो OQ कितना आ रहा है आपका सेक थीटा के बराबर आ रहा है ना। तो OQ अगर सेक थीटा है तो हमें तो AQ से मतलब है, तो ये पूरी डिस्टेंस थी सेक थीटा, ये इतना था 1, तो इधर बचा सेक थीटा -1, ठीक है। तो AQ को हमने लिख दिया सेक थीटा -1, ठीक है, और इनटू आपने कर देना है साइन थीटा, और ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप अदर फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन 2 में देखा जाए तो मेजरली ये 3 चीजें सबसे पहले आपको निकालने को कही गई हैं, fx और gx, और उसकी हेल्प से फिर आप hx तक पहुंचोगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं fx की कैलकुलेशन से। fx आपको ये लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos ऑफ √x/n होल रेज टू पावर n दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये किस टाइप का है, 1, ये cos 0 लिखा है 1 की पावर में इन्फिनिटी, काम वही, ठीक है। क्या बेस में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो cos ओवर √x/n में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया, पावर आपने मल्टीप्लाई कर दी, मतलब n आपने मल्टीप्लाई किया, n मल्टीप्लाई करूं या फिर यहां लिखूं बात बराबर ही है ना। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, e की पावर में जाएगा ये सब कुछ, तो इज इक्वल टू कितना हुआ, आप देखो e रेज टू पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos ओवर √x/n -1, ठीक है। तो cos के आगे 0 लिखा है, अगर इसी 0 का स्क्वायर नीचे मतलब x/n रहता, ठीक है, ठीक, x/n से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, cos थीटा -1 अपॉन थीटा स्क्वायर वेयर थीटा इज टेंडिंग टू 0। इसका मतलब ये क्वांटिटी किसको टेंड कर गई, -½ को, तो ये हो गया e रेज टू पावर -½ और ये आ गया x, तो ये बन गया e रेज टू पावर -x/2, ये आपका fx है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, gx पे आते हैं। gx में क्या कहा गया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो फिर से देखिए 1 -x है ना, प्लस x इंटू e की पावर 1/n, मतलब ये आपका 0 को टेंड कर रहा हो, ठीक है ना। तो ये भी आपका कैसा है, एक तरीके से 1 -x प्लस x इंटू e की पावर 1/n, ये भी क्वांटिटी आपकी किस तरीके की होगी, 1 के आसपास में और रेज टू पावर इन्फिनिटी। तो फिर से आपको बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा क्या, -x प्लस x इंटू e की पावर 1/n, और पावर मल्टीप्लाई हुई जिसको मैंने नीचे 1/n लिख दिया, ठीक है, इंटू n लिखे या नीचे 1/n। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो भी है सभी की पावर में है, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ गया, e रेज टू पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से x निकल रहा है कॉमन, e रेज टू पावर 1/n -1 अपॉन 1/n। अब आप देखो e की पावर में 0 -1 और सेम 0 नीचे, तो ये भी क्वांटिटी आपकी किधर जाएगी 1 को, तो दिस इज e रेज टू पावर x, ठीक है। तो gx आ गया, fx आ गया। अब पहला क्वेश्चन इस कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आसानी से कर सकते हो। अपन आते हैं अब hx पे, है ना। तो आपके पास gx अगर निकल चुका है और fx निकल चुका है, तो चलिए f इनवर्स x देखें कि क्या होगा। तो fx अगर आपका e की पावर -x/2 है, ठीक है, fx आपका e की पावर -x/2 है, तो y इक्वल टू ऐसे लिख दिया, x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए इनवर्स वाली चीज, तो -x/2 इज बेसिकली ln y, राइट। सो -x क्या हो गया आपका 2ln y, ठीक है, तो x क्या हो गया आपका -2ln y, है ना। तो इसका मतलब x क्या हो गया 1/ln y का स्क्वायर, नहीं उल्टा लिख दिया, -2ln y है ना, तो ln 1/y स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है ये बात। अब इसी चीज को हम इनवर्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो अपन बोलेंगे कि f इनवर्स x इज ln
1/x का होल स्क्वायर बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो g इनवर्स x आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना होगा e की पावर x का ln x। ठीक है, तो g इनवर्स x आ गया, f इनवर्स x आ गया, इसके साथ अपन गए यहाँ। तो यहाँ देखिए यही दिया हुआ था ना अपने को, tan इनवर्स g इनवर्स fx। ठीक है, tan इनवर्स g इनवर्स f इनवर्स x। ठीक, तो tan इनवर्स लिख दिया आपने। f इनवर्स x की बात करें तो f इनवर्स x मतलब g इनवर्स ऑफ, ठीक है, ln 1/x का होल स्क्वायर, यही ना। ठीक है, और g इनवर्स x क्या है खुद, ln x है, तो ये क्या बन गया tan इनवर्स, ठीक है, ln ऑफ 1/x होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। ठीक है, ये आपका hx फंक्शन हुआ। अब इसके लिए पूछा क्या क्या जा रहा है वो अपन देख लेते हैं। hx में पूछा गया है सबसे पहले डोमेन। ठीक है, तो डोमेन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि ये आपका hx जो फंक्शन है उसके लिए सबसे पहले तो आपका x ऑब्वियसली कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ln 1/x का होल स्क्वायर इस फॉर्म में है ना, यहाँ से इनिशिएट हुआ है, तो आपके x को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ये बात। और क्या बोल सकते हैं हम, और इसमें tan इनवर्स की बात है ना। ओके, tan इनवर्स को तो कोई दिक्कत है नहीं डोमेन के लिए, डोमेन के लिए tan इनवर्स से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। tan इनवर्स तो आपका कुछ भी वैल्यू अंदर रख सकता है, tan इनवर्स -∞ से लेके +∞ तक। ठीक है, लेकिन ये ln का आर्गुमेंट जो ये सब कुछ है ये कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था। मतलब ln 1/x के होल स्क्वायर को भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, x तो पॉजिटिव है ही, है ना, ln 1/x। ठीक है भाई, -2 ln x वगैरह आया था तो इसलिए ध्यान रहिए। ठीक है, तो ln 1/x का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि 1/x के होल स्क्वायर को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, और इसलिए x को आपका 1 से छोटा होना पड़ेगा। हमने पहले ही बता दिया है कि x आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव तो रहने ही वाला है, तो इसका मतलब x आपका 0 से 1, यही hx की डोमेन हो गई। और इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ग्रेटर देन 1 ना, तो 1 पे इक्वलिटी तो आ नहीं रही है, 1 पे इक्वलिटी नहीं आ रही है, इसका मतलब हो गया कि इसके लिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, फिर अब इस डोमेन के लिए आप रेंज निकाल लो, तो रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, एक एक स्टेप चलते जाओ। पहली चीज क्या है, ln 1/x, तो 1/x आपका कैसा हो गया भाई, 1/x आपका हो गया 1 से बड़ा। ठीक है भाई, x अगर यहाँ पे है तो 1/x आपका 1 से बड़ा है। ठीक है, और उसकी पावर में 2। ठीक, तो इसका मतलब अभी भी ln के आगे की क्वांटिटी 1 से बड़ी है ना, तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, ln के आगे की क्वांटिटी 1 से बड़ी है, तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। 0 से इन्फिनिटी वाली चीज इनफैक्ट डोमेन से सेलेक्ट होकर के इसके पास आ गई। ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी भी कैसी होनी चाहिए, ये भी फिर से 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स के आगे 0 से इन्फिनिटी है, और इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 से π/2। अब इस ln के आगे की चीज क्या आ गई, 0 से इन्फिनिटी, तो ln 0 से इन्फिनिटी मतलब कि फिर से ये कहां से कहां तक चला गया, ये देखो tan इनवर्स है, फिर ln है, और उसके आगे की चीज कहां से कहां तक जा रही है, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये क्वांटिटी कहां से कहां तक जाएगी, -∞ से इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स के आर्गुमेंट में देखें तो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक की चीजें जाएंगी, तो इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। नेक्स्ट आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, ABC आपको दिए गए हैं और fx को कहा गया है कि इट इज मैक्सिमम ऑफ ABC। तो पहले तो हम ABC की निकालने की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है अल्फा की पावर, सॉरी अल्फा आपका 1+ है ना, तो डबल लिमिट्स है, ध्यान रहे, बेस आपका अगर 1 से बड़ा है और उसकी पावर में आप इन्फिनिटी डाल देते हो, ठीक है, तो रिजल्ट कैसा आ जाएगा भाई, बेस आपका 1 से बड़ा है की पावर में पॉजिटिव इन्फिनिटी आप डालोगे तो यही क्वांटिटी डोमिनेट करेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, और वहीं पे अगर ये चीज इन्फिनिटी जा रही है तो दूसरी चीज क्या बन जाएगी, 0।
ठीक है। तो डोमिनेटिंग टर्म क्या होगी, आप एक तरीके से कह सकते हो कि अल्फा की पावर -1n वाली टर्म जो है आपकी 0 इस केस में टेंड कर रही है, क्योंकि बेस आपका 1 से बड़ा था और उसकी पावर में आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी डाल दी तो ये बहुत बड़ा हो गया, उसका रेसिप्रोकल बहुत छोटा हो गया, तो ये दोनों डोमिनेट करेंगे, ये दोनों नेग्लेक्ट हो जाएंगे, अल्फा एन कट गए, बचा क्या मॉड साइन एक्स, बस कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बेसिकली मॉड साइन एक्स है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपसे पूछी भी गई है फर्स्ट वाले में, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो इट इज मॉड साइन एक्स। यहां पे आप देखें तो यहां पे क्या हो, 1 माइनस, मतलब बेस आपका 1 से छोटा ले लिया। अब बेस अगर आपका 1 से छोटा है, ठीक है, तो वो तो फिक्स हो गया अल्फा। अब n जो है आपका बढ़ रहा है, तो बेस अगर 1 से छोटा है, पावर में आप इंफिनिटी डालोगे तो ये क्वांटिटी 0 को टेंड करेगी। जब ये 0 को टेंड करेगा तो ये इंफिनिटी को टेंड करेगा कि नहीं, अल्फा की पावर -n, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, अल्फा n और अल्फा -n। तो ये बेस आपका 1 से छोटा था कि पावर में इंफिनिटी डाला तो 0 और ये इंफिनिटी, तो ये आपको ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा, ये भी 0 निकल जाएगा। तो अब अल्फा -n कट गए, बचा क्या, मॉड ऑफ cos x। तो b आपका क्या है, मॉड ऑफ cos x है, ठीक है, b आपने निकाल लिया। c इस पे आते हैं, तो a तो आपसे पूछा गया था b प्लस c माइनस हाफ पूछा गया है, ठीक है। तो b आपने निकाल लिया, c का कैलकुलेशन करते हैं। c के लिए देखिए क्या आएगा, ये आपका cos 0 है एक तरीके से, इसको मैंने बोल दिया cos 0, ठीक है ना। तो ये कितना रिजल्ट देगा, cos की AP लिखी हुई है, तो cos की AP का रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये तो आपका कितना रहता है साइन, कितने टर्म्स हैं आपके पास, टर्म्स हैं आपके पास n, डिफरेंस बाई 2, डिफरेंस कितना है पाई बाई 2n, तो पाई बाई 4n बाई साइन पाई बाई 4n, यही होगा, इनटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा n-1 पाई बाई 4n, ठीक, ये आपका, ठीक। तो पाई बाई 4n 0 को टेंड कर रहा है, और ये यहां से ये दोनों मिलके कितने हो गए, बाई ये t है डिवाइडेड बाई साइन t है, t आपका 0 को टेंड कर रहा है, तो ये कितना हो गया 1 हो गया, और ये कितना बचा साइन पाई बाई 4, ठीक है। तो दिस इज 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 और इनटू ये क्या लिखा हुआ है, cos ओवर n-1 पाई बाई 4n, ठीक है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, तो इसका मतलब ये भी किसको टेंड कर रहा है, n-1 अपॉन 4n, मतलब कितना हो गया ये, इसकी लिमिट 1 बाई 4 और इनटू पाई, तो 1 बाई रूट 2 और ये भी 1 बाई रूट, ठीक है भाई, ये कितना आएगा 1 बाई रूट 2 को ही टेंड करेगा ना n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, cos पाई बाई 4 विच इज 1 बाई रूट 2, तो दिस इज 1 बाई 2, तो a b और c आ गए, ठीक है। अब ग्राफ से आप रेंज बता सकते हो कि मॉड ऑफ साइन x का मतलब क्या है, ये आपका मॉड ऑफ साइन x हो गया 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। मॉड ऑफ cos x, ठीक है, मॉड ऑफ cos x आपने ऐसा बना लिया, ठीक, मॉड ऑफ cos x बन गया, और हाफ आपने बना लिया यहाँ कहीं मान लीजिए, ठीक है। इसमें से आपको मैक्सिमम लेना था, तो मैक्सिमम लेते लेते कैसे जाएंगे आप, ये पोर्शन लेंगे, ठीक है, फिर ये पोर्शन लेंगे, सॉरी ऐसा था ना, सबसे ऊपर वाला लेना है आपको मैक्सिमम, ये फिर ये, ठीक है, ये नहीं है, ये पोर्शन लेना है, ये पोर्शन लेना है, ये पोर्शन लेना है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, ये आएगी 1 बाई रूट 2 पे, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1 पे, ठीक है। ये 1 बाई रूट 2 कैसे पता चला भाई, इसलिए पता चल गया क्योंकि यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स इंटरचेंज मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कौन सा पॉइंट होगा 1 बाई रूट 2 पे, ठीक, x इक्वल टू पाई बाई 4 3 पाई, मतलब हाँ पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, इनके करेस्पॉन्डिंग मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स बराबर रह रहे। मैच द कॉलम के अंदर देखें तो पहला क्वेश्चन आपका ये है 31st में, ए ऑप्शन, ठीक है, ये लिमिट आपको निकालनी है। आप ये देख सकते हो कि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को कहा गया था, तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को कहा गया था, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला आपका x-1 का होल स्क्वायर है वो तो एज अ कांस्टेंट ही बिहेव करेगा भाई, इंटीग्रेशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, तो x क्या कर रहा है वहां, कांस्टेंट है, x को मैंने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, तो मैं एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत।
टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, टी के टर्म्स एक साथ लिखे, लिमिट्स हमने टी की लगाई हैं, एक्स अपना क्या कर रहा था इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट के तरीके से था, बाहर निकाल लिया। अब अगर आपको इस तरीके का सवाल दिया गया है तो ऑब्वियसली आप इसका इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते हो ना, एफ टी माइनस टी का, एफ पता ही नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको LH रूल से जाना होगा, और LH रूल का मतलब क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसका डिफरेंशिएशन कौन कराता है, न्यूटन लेबनीज रूल, ठीक है। तो उससे डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ पे आपका fx माइनस एक्स, और नीचे आपके पास रहेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यही आएगा न्यूटन लेबनीज से। 2 2 साफ हो गया, x की लिमिट तो चलो 1 है ही, ठीक है। तो बचता क्या है, fx माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ठीक है। ये बात ठीक थी। तो अब देखिए फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए, और कुछ भी बचा है क्या, अच्छा t की जगह पे एक्स स्क्वायर आएगा ना, सॉरी, t की जगह पे आपका एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। फिर से LH लगा लो, क्योंकि उसने f डैश दे ही रखा है, तो लगाया, कितना बनेगा 2x f डैश, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x f डैश एक्स स्क्वायर माइनस 2x और नीचे 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ठीक है। तो कितना आ गया 2f डैश 1 माइनस 2, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। तो LH का आपको फ्रीक्वेंटली यूज करना था, लेकिन चूंकि एक इंटीग्रेशन की टर्म थी, उसमें LH लगाने के लिए आप मतलब उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको न्यूटन लेबनीज का यूज करना पड़ा है, ठीक है। बी ऑप्शन की बात करते हैं, क्या दे रखा है, बी ऑप्शन में है आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, 1 प्लस n रेज टू पावर 1/4, ऐसा ही कुछ है, नहीं उल्टा लिख दिया, 4 रेज टू पावर 1/n डिवाइडेड बाई कितना है 2, ठीक है, और होल रेज टू पावर n की बात करी गई है, ठीक है। तो पावर तो चलो आपका इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, और बेस की बात करें तो बेस किसको टेंड कर रहा है, 1 प्लस 4 रेज टू पावर 1/n किसको टेंड करेगा, 4 रेज टू पावर 1 बाई इंफिनिटी, कितना आएगा लगभग 4 की पावर 0, मतलब ये क्वांटिटी आपका 2 को टेंड कर रही है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1, है ना। 4 की भाई ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हुआ, तो आगे आपको पता है क्या करना होता है, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, पावर मल्टीप्लाई किया, लिमिट लगा दी, e के पावर में आंसर लिख दिया। तो दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या आएगा 4 रेज टू पावर 1/n माइनस 1 अपॉन, इसको मैं इधर लगा देता हूँ, और 1/2 एक और लगा देता हूँ, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज किसकी बराबर आ गई, a की पावर में 0 माइनस, मतलब a की पावर में x माइनस 1 अपॉन x, 1/n को x मान लो, तो ऐसा बोल सकते हो ना, 4 की पावर में x माइनस 1 अपॉन x लिखा है, जो कि कितना होता है ln 4, तो दिस इज e रेज टू पावर ln 4/2, तो यहाँ है ही, ठीक है। तो दिस इज e रेज टू पावर कितना हो गया, ln 2 लिख सकता हूँ, 4/2 नहीं कर दिया, ये 2 ln 2 है ना बाई 2, तो दिस इज ln 2, तो आंसर कितना आएगा 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, सी पार्ट में, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x बाई पाई tan इनवर्स nx, ठीक है, ये आपका fx है इतना बड़ा, ठीक है, और उसमें से -1 करना है, और आपको फिर इसका इंटीजर पार्ट निकालना है, मतलब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि fx कहाँ पे है एग्जैक्टली, तभी जैसे ये तो वैसा है ना, इंटीजर पार्ट ऑफ sin x बाई x, ऐसा नहीं कहा गया कि पहले लिमिट निकाल लो तब इंटीजर पार्ट निकालो, नहीं, ठीक है, इसने पहले कहा है इंटीजर पार्ट पे ही लिमिट लगानी है। तो अगर आप देखें x ग्रेटर देन 0 की बारे में बात की जा रही है, तो देखते हैं, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 2 बाई पाई है ना, 2x बाई पाई है इनफैक्ट, tan इनवर्स nx, ठीक है, ऐसा कहा गया है, तो एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस है, ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें एक आप करेक्शन भी नोट डाउन कर लेना, ये x ग्रेटर देन 0 दे रखा है आपका fx में,
वहां आपका n बेसिकली n के बारे में वो इंफॉर्मेशन है, n नहीं x के बारे में दे रखा है। इन प्लेस ऑफ x इट शुड बी n इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x तो 0 प्लस है ही जहां आप निकालने जा रहे हो, ठीक है। तो 2x बाई पाई tan इनवर्स nx, तो ये क्वांटिटी आपकी कैसी हो जाएगी, ये क्वांटिटी आपकी हो गई 0 को टेंड करती हुई, है कि नहीं है, x टेंडिंग टू 0 प्लस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी आपकी कैसी हो गई, tan इनवर्स आगे कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। तो tan इनवर्स अगर आपकी कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसका मतलब हुआ कि ये क्वांटिटी आपकी 0 को टेंड हो रही होगी, और इनटू आपने ये कर दिया तो अभी भी क्या है, 0 को ही टेंड हो रहा है ना। 0 इंटू 0 0 को ही टेंड हो रहा है, लेकिन 0 से कुछ बड़ा है ना भाई, ये भी पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से कुछ बड़ा है आपका, ठीक है, fx का इंटीजर पार्ट, सॉरी fx आपका 0 से कुछ बड़ा है अभी फिलहाल। अब उसमें से आप -1 कर दोगे तो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी आपकी, fx में से आप देखो ऐसा हो गया कि fx आपका कुछ बड़ा है 0 से, ठीक है, और उसमें से आप -1 कर रहे हो, तो इसका मतलब जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी आएगी, -1 से कुछ बड़ी होगी, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट कितना निकलेगा, -1 से कुछ, भाई ऐसा हो रहा है ना, fx -1 ये क्वांटिटी आपकी 0 से कुछ बड़ी है, में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्वांटिटी कैसी बची आपकी, -1 से कुछ बड़ी बची, और -1 से बड़ी क्वांटिटी का जब आप इंटीजर पार्ट निकालते हो तो आंसर कितना आता है, -1 निकल करके आएगा। सो आंसर शुड बी -1, ठीक है। डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट में आपसे क्या कहा गया, डी पार्ट में बोला गया है समेशन ओवर 1/2 रेज टू पावर r की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। पहले क्या करेंगे, समेशन निकालेंगे, बाद में लिमिट लगाएंगे, ठीक है ना। तो समेशन ओवर 1/2 रेज टू पावर r, ठीक है। r कहां से कहां तक है भाई, 1 से n तक है, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक, ये क्या बन गया, 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 2, जीपी बन गई ना, जिसका फर्स्ट टर्म 1/2 है, ठीक है, 1 - 1/2 की पावर में n, और नीचे 1 - 1/2, यही हो गया, ठीक है ना। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, ये चीज आपकी 0 को टेंड करेगी, तो दिस इज बेसिकली इनफाइनाइट जीपी, है ना। हम इनफाइनाइट जीपी कर नहीं रहे, हम लिमिट से समझ रहे हैं। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ ये चीज 0 को टेंड करेगी, तो 1/2 इंटू 1, नीचे 1/2, सो ऑन। लेकिन क्वेश्चन में ये तो था नहीं, क्वेश्चन में आपको ये ऐसा दिया गया था, है ना, क्वेश्चन में तो ये था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी आपकी कैसी रह जाएगी, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर आप रखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओवरऑल वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट तक देखते सभी को, तो सबका सब मिलकर के कितना आता, 1 के बराबर आता। लेकिन एक्चुअली ये कैसा होगा, ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, हाफ हाफ तो कट गया भाई, ऐसा बचा ना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीजर पार्ट ओवर 1 - ½ की पावर n, ये वैल्यू जो है आपकी, ठीक है, ये इंटीजर पार्ट के अंदर वाली टर्म, वो तो आपकी 1 से छोटी है, तो अगर 1 से छोटी है तो इंटीजर पार्ट कितना निकलेगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो आंसर 0 होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 में देखें तो ये आपके 4 क्वेश्चन मेजरली सॉल्व करने जैसे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। अब आप यहाँ देखो, एफ ए अगर आपका 1 की ओर टेंड कर रहा है तो दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू 1 एंड दिस इज ऑब्वियसली 1, सो 1 बाई 1 और रेज टू पावर इन्फिनिटी, है ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, फिर से काम वही है हमारा, आप बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, और पावर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और लिमिट निकाल लो, जो भी आंसर आएगा उसको e की पावर में रख देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया f स्क्वायर a प्लस एक्स, ठीक है, माइनस एफ ए डिवीजन में आपके पास x, है ना। तो आप चाहो तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी, क्या आ जाएगा, LH रूल अप्लाई करने से, LH रूल अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 2fa प्लस एक्स, है ना, इंटू f डैश a प्लस एक्स, यही आएगा, माइनस एफ ए का डिफरेंशिएशन 0 और अपॉन 1, तो ये आ गया आपका 2fa इंटू एफ डैश ए। आपको दोनों ही वैल्यूज पता है, आंसर आप पुट कर दो, ठीक है, बस यही हो गया आंसर आपका,
ठीक है, इतनी बात। e की पावर में कितना हो जाएगा, ये आपका कितना आ गया 4 आ गया ना, तो आंसर आपका क्या होगा e की पावर में 4। ठीक है, e की पावर लगाना ना भूलें। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे बी पार्ट में क्या कहा गया है, cos ओवर tan इनवर्स tan x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। ठीक है, x आपका कैसा है, पाई बाई 2 से आगे वाला है, तो tan इनवर्स tan x का आपको ग्राफ याद है क्या, ऐसा कुछ बनता था, tan इनवर्स tan x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, तो y इक्वल टू एक्स को फॉलो करता था, लेकिन उसके बाद, ठीक है, ये पाई बाई 2 और यहां पे आपके पास आ गया 3 पाई बाई 2, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस पाई। ठीक है, तो tan इनवर्स tan x को आप क्या बोल सकते हो, बाबा पाई बाई 2 माइनस पे अगर फॉलो करते तो आप लिख देते डायरेक्टली कि tan इनवर्स tan x इज x, लेकिन आप पाई बाई 2 प्लस पे फॉलो कर रहे हो, मतलब आप इधर इस वाली लाइन पे हो, इस वाली लाइन पे tan इनवर्स tan x क्या होगा, x माइनस पाई, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, cos ओवर x माइनस पाई। ठीक है, और डिवीजन में आपके पास x माइनस पाई बाई 2, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई इतनी। अब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, 0 बाई 0 फॉर्म अभी भी है ना, तो x को मैं रख देता हूं पाई बाई 2 प्लस एच। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x को रखा आपने पाई बाई 2 प्लस एच, तो h टेंडिंग टू 0 प्लस हो गया। ठीक है, x की जगह पाई बाई 2 प्लस एच रख रहे हैं, तो पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2, और नीचे पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2, ये हो गया। ठीक है, तो चलिए पाई था, है ना, तो cos ऑफ h माइनस पाई बाई 2 मतलब माइनस साइन h आ गया। ठीक है, या फिर प्लस साइन h, सॉरी। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस। ठीक है, ये आ गया आपका cos ओवर h माइनस पाई बाई 2 लिखें, या फिर पाई बाई 2 माइनस एच लिखें, बात बराबर ही है ना। ठीक है भाई, h माइनस पाई बाई 2 लिखो, cos थीटा या cos ऑफ माइनस थीटा, बात बराबर ही है, और नीचे h तो था ही, तो साइन h अपॉन h 1 के बराबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट पे, साइन ओवर cos x प्लस 1 अपॉन cos x बाई 2, x टेंड्स टू पाई। नीचे चीज 0 को टेंड कर रही है, ऊपर वाली चीज 0 को टेंड कर रही है, तो मतलब इंडिटरमिनेंसी वाला माहौल है। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई, हमने क्या कहा कि साइन के आगे आपका 0 लिखा हुआ है, अगर वही 0 नीचे रहे तो ये स्टैंडर्ड लिमिट वाली बात बन जाती, लेकिन है नहीं, तो इससे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। नीचे cos ओवर x बाई, तो साइन ये आपका कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया कि नहीं, हो गया। ठीक है, साइन के आगे 0 और सेम 0 नीचे, तो आंसर इज 1। अब आपका सवाल ये है, cos x प्लस 1 अपॉन cos x बाई 2, तो बड़ा आसान सा सवाल है ये तो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई। 1 प्लस cos x को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और नीचे cos x बाई 2 वेट कर ही रहा है, अब आगे कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, 2 cos x बाई 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट में देखिए, x ई रेस टू पावर साइन x माइनस ई रेस टू पावर x साइन इनवर्स साइन x, है ना, साइन स्क्वायर x माइनस x साइन x। ठीक है, तो पहले तो साइन इनवर्स साइन x को थोड़ा याद करिए, उसके ग्राफ को, जैसे हाँ आपने tan इनवर्स tan x को याद किया। साइन इनवर्स साइन x आपका 0 प्लस पे देखें या 0 माइनस पे देखें, हर सिचुएशन में कैसा होता है, x के बराबर ही होता है ना। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच y इक्वल टू x वाली लाइन बनती थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आप 0 प्लस पे देखोगे चाहे 0 माइनस पे देखो, ये हमेशा आपका क्या है, x के बराबर ही है। ये बात ठीक थी। अब इसके साथ अपन और आगे क्या बोल सकते हैं कि x हो गया कॉमन, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर में x कॉमन, e रेस टू पावर साइन x माइनस e रेस टू पावर x, और नीचे में साइन स्क्वायर x माइनस x साइन x, इसमें क्या बोलते हैं, साइन x कॉमन होता हुआ। ठीक है, तो साइन x कॉमन, तो बचेगा क्या, साइन x माइनस x। ठीक है, तो x अपॉन साइन x तो चलिए 1 हो गया, ये इतना पार्ट, इसमें तो कोई तकलीफ है नहीं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, e रेस टू पावर साइन x माइनस e रेस टू पावर x अपॉन साइन x माइनस, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से भी देखिए, ठीक,
ई रेस टू पावर एक्स को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई रेस टू पावर एक्स कॉमन, तो बचा क्या, साइन एक्स माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स माइनस एक्स, यही बचा ना। ठीक है, ये 1 को टेंड कर रहा है, बिल्कुल ठीक। ये आपका e की पावर में जो लिखी गई क्वांटिटी है वो 0 को टेंड कर रही है, -1 है और सेम 0 नीचे है, मतलब आप sin x माइनस एक्स को एक तरीके से h बोल दें तो h टेंडिंग टू 0 होगा, e की पावर में 0 -1 अपॉन वही 0। ठीक है, e की पावर में h -1 अपॉन h कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी लिमिट क्या हो गई, 1, और ये कितना हो गया, e की पावर 0 × 1 के बराबर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। e की पावर में जो फंक्शन लिखा गया है वो 0 को टेंड करता है, वही सेम फंक्शन नीचे भी है, तो e की पावर में h -1 अपॉन h इज 1। ठीक है, तो ये आपका मैच द कॉलम हो गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है फर्स्ट 2। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 33 है ना। तो बहुत सारे इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट लगा रखे हैं इसने, बट अगर हम मुद्दे की बात करें तो इंटीजर पार्ट ऑफ 10x/x कैसा होता है, 10x/x 1 से बड़ा, तो इंटीजर पार्ट ऑफ 10x/x 1 प्लस 0 है ना। तो बेस आपका 1 को टेंड कर रहा है, पावर 1 अपॉन ये कितना होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। अभी मैंने बोला था कि फ्रैक्शनल पार्ट की कभी भी बात हो तो मतलब बेहतर रहता है कि आप उसको इंटीजर पार्ट में बदल लीजिए। ठीक है ना, ऐसा। तो ये 1 को टेंड कर रहा है, माइनस ये 1 है तो ये 0 हो गया, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, मतलब फिर से वही बात कि बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करो। तो बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट किया आपने, इंटीजर पार्ट ऑफ 10x/x प्लस x स्क्वायर माइनस 1, पावर से मल्टीप्लाई किया, तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 10x/x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 10x/x, यही आएगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये बन गया है ना। तो ये तो 1 है ना, ये तो आपका क्या है, एग्जैक्ट 1 है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये टेंड थोड़ी ना कर रहा है, ये तो इंटीजर पार्ट 1 के बराबर रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, x स्क्वायर नीचे 10x/x माइनस ये रहा 1, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x³ अपॉन 10x माइनस x, ये बन गया। एक्सपेंशन कर सकते हैं इसका, ठीक है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एक्सपेंशन करना चाहिए, तो लिमिट x³, ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आएगा, x प्लस x³/3 शायद था ना, माइनस x, फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म मिल गई, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि ये लिमिट आपकी 4 के बराबर है, तो आपको a प्लस सी की वैल्यू, a प्लस सी, हाँ यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो रैशनलाइज। रैशनलाइज अगर आप करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, रैशनलाइज करोगे तो x की पावर 4 कट गया, x³ के साथ आया a-2, ठीक है, x स्क्वायर के साथ देखिए 3 प्लस सी, x के साथ देखिए b-3, ठीक है, और 2 प्लस डी, है ना। और डिवीजन में आपके पास क्या आएगा, डिवीजन में आएगा x की पावर 4 प्लस ax³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 प्लस अंडर रूट x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस d इज इक्वल टू 4। सही लिखा है सब कुछ, x4 तो कट गया, x³ के साथ a-2, x स्क्वायर के साथ 3 प्लस c, x के साथ में b-3 और 2 प्लस d, ठीक है, ये आपका 4 आना चाहिए। ठीक है, कैसे आएगा, तो अगर हम देखें तो न्यूमरेटर की इफेक्टिव डिग्री है x³ वाली टर्म, ठीक है, यही डोमिनेट करेगा, और डिनोमिनेटर में देखें तो ये भी x स्क्वायर की इक्विवेलेंट है, ये भी आपका क्या है भाई, x की पावर 4 का अंडर रूट, तो x स्क्वायर की इक्विवेलेंट, तो दोनों स्क्वायर की इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो क्यूब तो दिक्कत दे देगा ना, क्योंकि अगर ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन 4 आ रहा है, इसका मतलब जो नीचे वाले की डिग्री है वही डिग्री ऊपर वाले की भी होनी चाहिए, है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस a-2 को क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, a-2 0 के बराबर होगा, तो इसका मतलब होगा कि ऊपर वाले की इफेक्टिव डिग्री x स्क्वायर डोमिनेट करेगा,
और नीचे में एक्स स्क्वायर है ही, ठीक है। तो अगर अब हम इसको 0 पहले बना देते हैं और अब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो इट विल क्रिएट 3 + c + b - 3/x + 2 + d/x², ये दोनों 0 बन गए, है ना, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया ना, तो 1 + a/x + 3/x² + b/x³ + 2/x4 + 1 + समथिंग समथिंग, है ना, ये सब 0 है ना समथिंग, और ये भी सब समथिंग 0 है। तो बचा क्या नीचे, √1 + √1 मतलब 2। तो आपके पास ये 0, ये 0, तो 3 + c/2 आ गया, है ना, और ये 4 के बराबर है। इसका मतलब c आप निकाल सकते हो कि c कितना हो गया आपका, 5 के बराबर। तो a is 2 and c is 5। तो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं आपके, ठीक है। इसमें देखिए आप सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, है ना, 35 में आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी समथिंग दे रखा है ना। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप log x2 को ही केवल कंसीडर करो, log 2 बेस x, है ना, log 2 बेस x को अगर आप कुछ मान लेते हो, ठीक है, तो ये टर्म आपकी कैसी बन जाएगी, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको मान लिया मैंने t, तो ये आपका t लिखा है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2t है कि नहीं है, ये आपका 2t है और ये कितना है, 3t है। ये आपका n-1t है और ये क्या है, nt है। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, कि मैं बेसिकली log ये क्वांटिटी को t मान ले रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास बचेगा 1/t × 2t, है ना, ये 2 × 3, और ऐसे ही लास्ट में n-1 × n, ठीक है, और 1/t², ये है ही एज इट इज, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। 1/t² भी क्या ही कहना है उसको, आखिर अगर आप 1/t की बात करो तो 1/t आप यहीं से देख सकते हो क्या होगा, log x यहाँ पे 2 यहाँ पे, है ना, और उसका स्क्वायर। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है log इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो लेमडा बेसिकली क्या है, ये वैल्यू है। और ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो आपने समेशन ऑफ सीरीज में भी निकाला होगा कि भाई इसके लिए आप क्या करोगे। अब मैं इस पार्ट को केवल सॉल्व कर रहा हूं कि लेमडा आपका क्या है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/12 + 1/23 अप टू 1/n-1 × n, ठीक है। वीएन मेथड से आप इसको मतलब ब्रेक करते थे, ब्रेक करोगे तो ब्रेक करके क्या बन जाएगा, 1/n - 1 - 1/n, ठीक है। लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, n स्टार्ट होता है आपका 2 से, है ना, और कहां तक जाता है, इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी कह ले, है ना, क्योंकि लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 के बराबर हो जाएगी, है ना। मतलब फर्स्ट वाला टर्म आपका बचेगा बेसिकली 1/1 - 1/2 1/2 - 1/3 ऐसे करके जाएगा। तो ये सब कैंसिलेशन हो गया, यही बचेगा आपका समेशन विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप देखो अभी ये कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर मैं इनके एक यूनिट को पकड़ूं तो ये बेसिकली ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ओवर, ऐसा लिख दूं मैं, 2r - 1 raised to power 4 + 1/4 डिवाइडेड बाई 2r raised to power 4 + 1/4। r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है आपका, r आपका वेरी कर रहा है 1 से n तक, यही लिखा हुआ है। आप इसको एक यूनिट ले लो, ठीक है, इसको दूसरी यूनिट, इसको nth यूनिट, तो यही टर्म लिखी हुई है r = 1 से n, है ना। तो प्रोडक्ट वाले में क्या होता है, इसमें भी आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि कैंसिलेशन हो, और कैंसिलेशन अब इस बार कैसा होगा आपका, प्रोडक्ट वाइज कैंसिलेशन। अब यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला थोड़ी कैंसिलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी टर्म 1 टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो अगर आप देखें इसको तो आप ऐसे देखो, ये लिखा हुआ है कुछ a⁴ + 1/4 लिखा है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट डाउन एज प्रोडक्ट ओवर a⁴ + 1/4 ऐसा है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं a - 1 का
होल स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर, ठीक है, ये बात ठीक है। और नीचे वाली चीज क्या है, ए माइनस वन के होल स्क्वायर का इनफैक्ट स्क्वायर है, चलिए ऐसे लिख लिया, A4 प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐसा लिख लिया, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, A माइनस वन, भाई ऐसा है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा बोल सकता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिखा जा सकता है कि a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू ए बी। तो है क्या ऐसा, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी लिख लिया। और नीचे भी इसी तरीके से a प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, प्रोडक्ट ओवर, ऊपर देखो ए स्क्वायर -2a है ना, ए स्क्वायर -2a प्लस 3/2 है ना, प्लस 3/2, ठीक है, का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस यहां से a माइनस वन का होल स्क्वायर, डिवीजन में आपके पास क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट ये पूरे के ऊपर है, ठीक है ना, और यहां से आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, नीचे भी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसको मैंने लिखा प्रोडक्ट ओवर, ठीक है, ए स्क्वायर -2a प्लस 3/2 प्लस a माइनस वन, और एक बार सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में 2a प्लस 3/2 माइनस a प्लस 1, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस a और a स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस a, है ना। कुछ कट रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस ए, ये दोनों आपके हो गए कैंसिल। तो ये आपका बचा प्रोडक्ट ओवर ए स्क्वायर -3a, ठीक है, प्लस 5/2, और ये बचा आपका ए स्क्वायर -3a प्लस 5/2, और यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस a प्लस हाफ, ऐसा, ठीक है। अच्छा, ओके, तो अब इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज a माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 9/4 और ये 1/4, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, a माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1/4, ठीक है, क्या ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस हाफ लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके का टर्म हुआ। तो ये आपका टर्म आपने एक तरीके से, ए को भी मैं बोल ही देता हूं, ए किसको बोल दिया था, ए बोला था 2r माइनस, सॉरी ए बोला था 2r को, तो दिस इज योर ए इज बेसिकली 2r, है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रख दिया। ये आपका जनरल टर्म हो गया tr। अब आप टर्म बाई टर्म लिखना शुरू करो, ठीक है। टर्म वन आपके पास कितनी आएगी, टर्म वन, r को 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो क्या आएगा, माइनस 1/2, है ना, 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4, और नीचे आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, नहीं 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4, ठीक है। इसमें t2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, t3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करके। t2 में आप देखो, t2 में आपके पास क्या आएगा, 4 माइनस 3/2, अच्छा, तो 5/2 की पावर 2 प्लस 1/4, और नीचे आ जाएगा आपके पास 9/2 की पावर 2 प्लस 1/4, है ना। तो आप देखो ये कैंसिलेशन आपका स्टार्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, ऐसे ही करके कैंसिलेशन चलता जाएगा। तो जब आप प्रोडक्ट फाइनली करोगे तो आपका प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू, ये ऊपर बचा रहेगा तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4,
और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, nth टर्म वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भाई ऊपर वाली चीज का न्यूमरेटर और सबसे नीचे वाले का डिनोमिनेटर बचेगा। तो कितना आएगा वो, r की जगह आप लास्ट में n रख रहे हो तो 2n प्लस हाफ रेज टू पावर 2 और प्लस 1/4। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट आया। मतलब pn क्या है, p मतलब आपका इसके बराबर है। इसमें आप चाहते हो कि इसको, ठीक है, आप चाहते हो कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, n रेज टू पावर a इनटू ये पूरी टर्म। ठीक है, तो इसके न्यूमरेटर से तो कोई तकलीफ है नहीं। डिनोमिनेटर में आपके पास 2n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, एग्जिस्ट करना चाहिए, बस यही कहा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देखिए अब यहां से आप क्या बोल सकते हो, नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी क्या होता है कि ये जो न्यूमरेटर की इफेक्टिव डिग्री है, डिनोमिनेटर की इफेक्टिव डिग्री है, दोनों कैसी हो जाएं, सेम हो जाएं। तो न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की इफेक्टिव डिग्री कितनी है, 2 है कि नहीं, तो न्यूमरेटर की भी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, न्यूमरेटर की भी कितनी आ जानी चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ पे आपकी 2 है तो न्यूमरेटर की भी 2 ही होनी चाहिए। मतलब a की वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट के लिए कैसी होगी, 2 के बराबर होगी।